हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसोल फ्लेयर। आज हम लोग सेटअप करने जा रहे हैं डेटाब्रिक्स। डेटाब्रिक्स एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। डेटाब्रिक्स को बनाया था अपाचे स्पार्क के ओरिजिनल डेवलपर्स ने। एंड इस प्लेटफॉर्म पे आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। uh, इस डेटाब्रिक्स के एक्चुअली में दो मोड हैं। फर्स्ट मोड इज़ स्टैंड अलोन मोड। स्टैंड अलोन मोड में आपको एक सिंगल कंप्यूटर मिलता है एज अ क्लस्टर, और दूसरा मोड होता है मल्टी नोड क्लस्टर, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है। तो स्टैंड अलोन मोड जनरली लोग अपने प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करते हैं, या जब वो लर्न कर रहे होते हैं अपाचे स्पार्क को तब वो यूज़ करते हैं। और जो मल्टी नोड क्लस्टर है वो प्रोडक्शन में यूज़ होता है जब एक्चुअली में आपको लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करना हो। दोनों नोड्स में कोई दोनों क्लस्टर्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे जो स्टैंड अलोन नोड का जो क्लस्टर है उसमें जो आप कोड लिखेंगे सेम कोड एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वर्क कर सकता है आपके मल्टी नोड क्लस्टर में। कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं कोड करने में, सिर्फ कंप्यूटेशनल पावर का डिफरेंस होता है। अगर सिंगल कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटेशनल पावर कम होगी, और अगर मल्टी नोड होगा तो कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम लोग आज सेटअप करने जा रहे हैं कम्युनिटी एडिशन या सिंगल नोड क्लस्टर। कम्युनिटी एडिशन क्या होता है कि कम्युनिटी एडिशन डेटाब्रिक्स के थ्रू एक आपको फ्री क्लस्टर बनाने की फैसिलिटी मिलती है, जिससे आप डेटाब्रिक्स और पाईस्पार्क को लर्न कर सको या एसक्यूएल स्पार्क को लर्न कर सको, राइट। सो सबसे पहले हमें कम्युनिटी एडिशन बनाना है। कम्युनिटी एडिशन एक्चुअली में फ्री है। इसको आप यूज़ कर सकते हो फ्रीली, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। कम्युनिटी एडिशन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक ईमेल आईडी। देन आफ्टर हम लोग जाएंगे डेटाब्रिक्स की साइट पे, राइट। डेटाब्रिक्स की साइट पे यहाँ पे ट्राई डेटाब्रिक्स का एक ऑप्शन आ रहा है, ये हमारी डेटाब्रिक्स की साइट है। अब ये जो ट्राई डेटाब्रिक्स है, अगर आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप प्रोसेस मिलेगा जिसके थ्रू आप कम्युनिटी एडिशन बना सकते हो। डेटाब्रिक्स जो फ्री है वो 2 पार्ट में फ्री है, मतलब 2 अलग अलग इसकी भी फ्री की भी कैटेगरी है। एक 14 डेज़ के लिए फ्री रहता है, राइट, जिसको सिर्फ आप 14 डेज़ तक यूज़ कर लेते हो, और क्लाउड आपको अपना यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपके पास AWS एज़्योर या गूगल का अकाउंट हो तो आपको अपना अकाउंट अटैच करना पड़ेगा, और डेटाब्रिक्स 14 डेज़ के लिए फ्री मिलेगा। ये आपको 14 डेज़ के लिए प्रीमियम डेटाब्रिक्स फ्री मिलता है, जो मल्टी नोड क्लस्टर बनाता है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। बट अगर आपके पास AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड अकाउंट नहीं है, और आप सिर्फ 14 डेज़ में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए लर्न करने के लिए डेटाब्रिक्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप कम्युनिटी एडिशन बना सकते हो। उस कम्युनिटी एडिशन में आपको जो डेटाब्रिक्स मिलेगा वो लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। और एक और उसमें छोटा सा ऑप्शन होता है, अगर आप उसे इनेबल कर दोगे तो आपको अपना कोई क्लाउड भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास क्लाउड नहीं है तो। क्योंकि डेटाब्रिक्स आपको एक आई थिंक 16 GB मेमोरी वाला एक सिंगल कंप्यूटर प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको अपना कोई AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर या गूगल क्लाउड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ माई नेम, को यहाँ पे ईमेल डालनी है। देन आफ्टर अभी मैंने अपनी पर्सनल ईमेल डाली है, आप पर्सनल ईमेल से भी अकाउंट बना सकते हो। कंपनी इज सोल प्लेयर। टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल सकते हैं। कंपनी नेम में आप अपना कंपनी नेम डाल सकते हो। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। कंट्री इंडिया। आप इस क्लस्टर को क्यों बनाना चाहते हो? लर्निंग के लिए। कंटिन्यू। जैसे ही हम लोग स्टेप 2 पे आए यहाँ पे, तो स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर देंगे तो पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। स्टेप 2 में वो आपसे पूछ रहा है कि हम आपको 14 डेज़ का डेटाब्रिक्स तो फ्री दे देंगे, लेकिन क्या आपके पास आपका खुद का कोई क्लाउड है? क्योंकि डेटाब्रिक्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इसको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ये बैकग्राउंड में किसी न किसी क्लाउड के ही रिसोर्सेज को यूज़ करता है, राइट। तो इसके पास खुद के कोई क्लाउड सर्वर्स, कोई क्लाउड इंस्टेंसेस नहीं होते हैं, इसको आपके किसी क्लाउड इंस्टेंस की ज़रूरत होती है। डेटाब्रिक्स फ्री है लेकिन क्लाउड फ्री नहीं है, राइट।
तो आपको अपना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड या अमेजॉन वेब सर्विसेज में से कोई एक क्लाउड प्लेटफॉर्म अटैच करना पड़ेगा, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी लर्नर्स होंगे, उनके पास खुद का कोई क्लाउड अकाउंट नहीं होगा। तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो इन तीनों में से कुछ भी सेलेक्ट ना करके वो नीचे आएंगे पर्सनल यूज़ पे और यहाँ पे देखेंगे कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन में ये बटन है गेट स्टार्टेड विद कम्युनिटी एडिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कम्युनिटी एडिशन बनाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप सिंगल नोड वर्जन को सेटअप कर सकते हो पर्सनल और एजुकेशनल यूज़ के लिए। इस केस में क्या होता है कि डेटाब्रिक्स आपको फ्री में एक 16 GB मेमोरी का एक इंस्टेंस देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए, राइट। और ये कम्युनिटी एडिशन लाइफ टाइम फ्री भी होता है, ये 14 डेज़ के बाद एक्सपायर नहीं होगा, राइट, जैसा वहाँ पे लिखा हुआ था। अब आते हैं अपने मेल में, तो डेटाब्रिक्स की मेल आ चुकी है। अब इस लिंक पे क्लिक करके हमें अपना पासवर्ड सेटअप करना है। ओके, स्विच रीसेट कर देंगे, दैट्स इट। हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, लेकिन लॉगिन करने से पहले मैं इसको लॉग आउट करके एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ ये अगली बार कहाँ से लॉगिन होगा। अब बहुत सारे लोग एक गलती करेंगे हमेशा कि अकाउंट बनाने के बाद वो डेटाबेस की साइट पर लेट सपोज जैसे ही जाते हैं, जैसे ही वो यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे उन्हें पॉसिबली एक प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। क्या प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे उनका ईमेल या तो डिटेक्ट नहीं होगा या ऐसा बोलेगा डेटाबेस कि आपका अकाउंट सेटअप ही नहीं हुआ है, जबकि आपने जस्ट अभी अपना अकाउंट सेटअप किया है। तो यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि यहाँ से प्रीमियम अकाउंट लॉगिन होते हैं। आपको लॉगिन करना है कम्युनिटी एडिशन पे, क्योंकि आपने अकाउंट जो बनाया है वो कम्युनिटी एडिशन का अकाउंट बनाया है, राइट। तो कम्युनिटी एडिशन का अकाउंट थोड़ा अलग तरीके से बनता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कम्युनिटी क्लाउड डेटाब्रिक्स, और ये देखिए ये आपके पास लिंक आ रहा है डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन लॉगिन। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना है, ये डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे देखिए URL में आप हमेशा देख सकते हो community.cloud.databricks.com, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे मैंने जो अभी अकाउंट बनाया था उसको पुट करता हूँ, देन आफ्टर पासवर्ड साइन इन, फिर से लॉगिन हो गया। तो अब आपको बस याद रखना है कि आपको कभी भी अपना अकाउंट बनाना है तो आप सिर्फ उसको बनाएंगे कम्युनिटी एडिशन से। अब कम्युनिटी एडिशन आप लॉगिन कर चुके हो, आपके पास यहाँ पे कंप्यूट है, कंप्यूट के हेल्प से आप क्लस्टर बना सकते हो। जैसे ही आप क्रिएट कंप्यूट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्लस्टर बनाने का ऑप्शन देगा। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन बाकी कोई खास कन्फिग्रेशन यहाँ पे नहीं आ रही है। पाइथन और स्काला का जो वर्जन है, स्पार्क का जो वर्जन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। पाइथन मैंने गलती से बोला, स्काला और स्पार्क का वर्जन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। स्काला इसलिए क्योंकि जो स्पार्क है वो डेवलप्ड है स्काला पे ही, दैट्स वाई स्काला वर्जन और स्पार्क वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, दैट्स इट। और कुछ खास हमारे पास यहाँ पे एडवांस फीचर नहीं है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रीमियम वर्जन होता तो वो एडवांस फीचर्स हमारे पास होते, राइट। ये सिंगल नोड क्लस्टर बनाएगा, फ्री 15 GB मेमोरी देगा, इसको क्रिएट कंप्यूट करेंगे, दैट्स इट, ये क्लस्टर बन जाएगा, राइट। और आपका कम्युनिटी अकाउंट ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। आप क्लस्टर बनाइए, वर्क स्पेस में जाके अपनी नोटबुक बनाइए, कैटलॉग में जाके अपने डेटा को पुट करिए और ये रेडी है। ये जो क्लस्टर आपका है अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो, 1 घंटे तक ये आइडल रहता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने अगर अपना क्लस्टर 1 घंटे तक यूज़ नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो गया है और दोबारा ये रीस्टार्ट भी नहीं होगा। आपको हर बार एक नया क्लस्टर बनाना पड़ेगा जितनी बार आप प्रैक्टिस करने आएंगे, क्योंकि ये एक फ्री इंस्टेंस है, इसीलिए ये आपके साथ हमेशा मैप्ड नहीं होता है। अगर 1 घंटे तक यूज़ नहीं किया तो फिर ये बंद हो जाएगा और रीस्टार्ट भी नहीं होता, राइट। तो कम्युनिटी एडिशन में सेटअप करने का यही तरीका था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे हम एक्चुअल एक मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करते हैं। मल्टी नोड क्लस्टर का मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन होगा, एक मास्टर कंप्यूटर होगा और बहुत सारे उसके स्लेव कंप्यूटर्स होंगे, और जितने भी स्लेव कंप्यूटर्स हैं वो कंबाइनली डेटा को प्रोसेस करते हैं।
तो मल्टी नोड क्लस्टर के लिए देखिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक क्लाउड अकाउंट होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है आपके पास गूगल है, गूगल का जीसीपी है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, एडब्ल्यूएस है, क्योंकि डेटाब्रिक्स की पार्टनरशिप तीनों ही क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ है। लेकिन अभी आज जो मैं सेटअप करने जा रहा हूँ वो एज्योर के थ्रू मैं डेटाब्रिक्स को सेटअप करने जा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं अपना एज्योर पोर्टल ओपन करूँगा। इसके लिए आपके पास एज्योर अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास एज्योर अकाउंट नहीं होगा, तो आप चाहो तो एक एज्योर का फ्री अकाउंट भी बना सकते हो। $200 की क्रेडिट मिलती है, आपको एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको $200 का क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मेरे पे राइट नाउ अभी 7,497 का क्रेडिट रिमेनिंग है, राइट। ऐसे ही आपको 16,000 रुपीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा, विच इज़ समथिंग नियर अराउंड $200, राइट। अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हमने ओपन कर लिया है। अब हमें डेटाब्रिक सेटअप करना है, एक्चुअल क्लस्टर सेटअप करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमें सारी सर्विसेज में से ये देखिए, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बोला, यहाँ पे मेरे पास सारी सर्विसेज आ रही हैं, ऑल सर्विसेज, राइट। यहाँ पे देखिए ऑल सर्विसेज में एआई मशीन लर्निंग की सर्विसेज है, एनालिटिक्स की सर्विसेज है, कंप्यूट की सर्विसेज है। तो आप एनालिटिक्स की सर्विसेज में आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एज्योर डेटाब्रिक्स मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने और भी इन्वायरमेंट सेटअप कर रखे हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल आपको एक नया इन्वायरमेंट सेटअप करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आते हैं, एज्योर डेटाब्रिक्स को अभी सेटअप करना है। यहाँ पे हम क्लस्टर क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं, हम पहले डेटाब्रिक्स को सेटअप करने जा रहे हैं फ्रेशली। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया सब्सक्रिप्शन। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन आ रहा होगा, जब आपको $200 मिले होंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन का नाम दिखाने लगेगा। कंसोलफ्लेयर माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग पार्टनर है, डेट्स वाई यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नेटवर्क लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन में। सो रिसोर्स ग्रुप में आपको एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। मेरे में जैसे बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप बने हैं पहले से। अगर आपके में रिसोर्स ग्रुप ना हो तो आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे माई न्यू दिस। सो रिसोर्स ग्रुप इतना आपकी राइट नाउ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसोर्स ग्रुप आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है और उसके थ्रू कोई सर्विसेज बना रहे हैं तो ये ट्रैक करने में आसान होता है कि कौन सी सर्विसेज में कितनी बिलिंग हुई, या सिक्योरिटी पैरामीटर्स लगाने में आसान होता है कि किसको हम कितनी प्रिविलेज देना चाहते हैं। डेट्स वाई फिलहाल आप क्रिएट न्यू करके एक नया रिसोर्स ग्रुप बना दीजिए। वर्क स्पेस का नाम अब हमें लिखना है, तो माई डेटा ब्रिक्स नाम रख दिया। कोई भी नाम रख सकते हैं आप, कहाँ बनाना चाहते हैं आप, रीजन क्या है। तो सेंट्रल इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। प्राइसिंग टायर प्रीमियम, डेट्स इट। बस रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही आप रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे, वैलिडेशन सक्सीड आगे आ गया तो आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे डेटाब्रिक्स डिप्लॉय हो रहा है। अब याद करिए जब हम लोग कम्युनिटी एडिशन बना रहे थे तो फर्स्ट स्टेप के बाद जब सेकंड स्टेप आया था अकाउंट बनाते वक्त, तो वहाँ पूछ रहा था आप अपना कौन सा क्लाउड कनेक्ट करना चाहते हैं, एज्योर कनेक्ट करना चाहते हैं, AWS या GCP, राइट। आज हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं। आज हम लोग पहले क्लाउड में एंटर कर रहे हैं और इसके अंदर से हम डेटाब्रिक्स सेटअप कर रहे हैं। और उस दिन जो हम लोग कर रहे थे, या लास्ट पार्ट में जो हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग ने क्या किया था कि डेटाब्रिक्स में अकाउंट बनाया था और उससे हम क्लाउड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों वे से पॉसिबल है, आप किसी भी वे से जा सकते हो। जैसे आप एज्योर अकाउंट खोल के उसके अंदर से डेटाब्रिक्स को सेटअप कर सकते हो। सो अभी फ़िलहाल डेटाब्रिक्स यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। ये एक एक्चुअल सर्विस है जो यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है और ये मल्टी नोड क्लस्टर बना सकते हैं। डेटाब्रिक्स में जब आप कोई क्लस्टर बनाते हो, लेट सपोज आपने 50 कंप्यूटर्स का क्लस्टर बनाया जिसमें एक मास्टर है और बाकी 50 उसके स्लेव कंप्यूटर्स हैं, तो वो 50 कंप्यूटर्स एक्चुअली में डेटाब्रिक्स बना आपके एज्योर पे ही रहा होता है। वो एज्योर की ही वेरियस सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है, जैसे वर्चुअल मशीन उसी के नेटवर्किंग सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है, उसी के स्टोरेज सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है। तो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें यूज़ होंगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की ही, राइट। बट आपको जो फ्रंट मिलेगा वो डेटाब्रिक्स का मिलेगा। तो अगर यही यही चीज़ों को अगर हम मैनुअली करते, डेटाब्रिक्स यूज़ ना करते, तो हमें काफ़ी टाइम लगता एक एक नोड को बनाने में, देन उसको आपस में नेटवर्किंग करने में, उसमें स्पार्क सेटअप करने में। लेकिन जस्ट बिकॉज डेटाब्रिक्स है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है।
राइट। तो हमें एग्जैक्टली मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, हमें एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना पड़ता है और हमारी सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। तो ये फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो जैसा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डिप्लॉय हो चुका है। जनरली ये 5 मिनट का टाइम लेता है या उससे कम में ही हो जाता है। फिर भी आप चाहो तो रिफ़्रेश करते हुए देख सकते हो, कई बार ये रेडी हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है, तो अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो रेडी हो जाएगा ये, या आपको यहाँ पे ग्रीन टिक दिखने लगेगा। अब डेटाब्रिक्स मेरा सेटअप हो चुका है। अब मैं गो टू रिसोर्स पे जाऊँगा। जैसे ही मैं रिसोर्स पे गया, मुझे लॉन्च वर्क स्पेस करना है। तो हम लोग ने डेटाब्रिक्स का वर्क स्पेस को सेटअप कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली साइन इन हो रहा है एज्योर के थ्रू, सेम आईडी से, जिस आईडी से आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का अकाउंट है। सो ये अभी राइट नाउ हम लोग एंटर कर चुके हैं प्रीमियम डेटाब्रिक्स में, और ये हमारे एज्योर पोर्टल से भी कनेक्टेड है, राइट। अब अगर मैं इसका कंप्यूट आपको दिखाऊं, तो इसके कंप्यूट में आपको फॉर्म थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। इस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए उसकी समरी भी आएगी कि आपका जो क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली क्या है। सो फॉर्म को अगर फिल करना है, सुपर सिंपल है। बेसिक फॉर्म मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ। पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड, ये जो पॉलिसी होती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के लिए होती है। फ़िलहाल आप इसे अनरिस्ट्रिक्टेड रख सकते हो कि आपको सारी प्रिविलेजेस हो। सिंगल नोड बनाना है या मल्टी नोड बनाना है, और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ने ये अकाउंट मल्टी नोड क्लस्टर बनाने के लिए यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे मल्टी नोड क्लस्टर को यूज़ करूँगा। एक्सेस मोड, कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है इस क्लस्टर को, तो फिलहाल मैंने कहा है सिंगल यूज़र एक्सेस कर सकता है, और ये मेरा खुद का अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, राइट, कंसोल फ्लेयर क्लाउड नाम से। अब आते हैं अगेन वही सेम क्वेश्चन कि आपको कौन सा स्काला कौन सा स्पार्क यूज़ करना है, राइट। फिर आता है यूज़ फोटोन एक्सेलरेटेड सिस्टम्स। तो ये जो फोटोन एक्सेलरेशन होता है, ये क्या करता है कि ये आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, राइट। ये आपको एक इंजन प्रोवाइड कराता है जो पार्शियली सी प्लस प्लस में डिज़ाइंड है, और ये आपकी क्वेरी को एसक्यूएल और डेटा फ्रेम के जितने भी वर्कलोड है उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देता है, जैसे कि आपका एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग इसको यूज़ करेंगे, राइट। फोटोन एक्सेलरेशन। देन आफ्टर वर्कर टाइप, अब यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ आपको मिल रही है वो है वर्कर टाइप और ड्राइवर टाइप। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ, फिर इसे इनेबल करके बताऊँगा। तो वर्कर टाइप है कि आपको जो सिंगल कंप्यूटर चाहिए, जो आपके वर्कर्स हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। लेट्स सपोज मुझे 10 कंप्यूटर का क्लस्टर बनाना है और एक मास्टर होना चाहिए और उसमें 10 स्लेव्स होने चाहिए। तो जो 10 स्लेव्स होंगे उनकी इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो जो कंप्यूटर्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा 16 GB मेमोरी, 4 कोर के प्रोसेसर, 32 GB मेमोरी, 8 कोर के प्रोसेसर। जो मेमोरी है ये आपकी रैम है, क्योंकि स्पार्क इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है, सो यहाँ पे इसीलिए स्ट्रेट रैम दे रखी है। तो इवन आप 384 GB रैम और 96 कोर के प्रोसेसर वाला भी एक सिंगल सिस्टम बना सकते हो। और अगर ऐसे आपने 10 सिस्टम्स बनाए, तो जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी होगी, यहाँ पे देखिए 3840 GB मेमोरी, 960 कोर के प्रोसेसर। तो ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप मोर देन 3 टेराबाइट्स का डेटा प्रोसेस कर सकते हो, राइट।
1 टेराबाइट्स आपका 1024 GB होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप मोर देन 3 टेराबाइट्स का डेटा यहाँ पे आराम से प्रोसेस कर सकते हो। मतलब इतना डेटा ये स्टोर कर सकता है। और अगर आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, 16 GB मेमोरी 4 कोर। इट डिपेंड्स कि आपको किस साइज़ का क्लस्टर चाहिए। आप यहाँ 100 नोड के क्लस्टर्स पे बना सकते हो, तो ये कैपेसिटी हो जाए। तो आपको दोनों की एक हार्मनी बना के रखनी होगी कि आपको नंबर ऑफ़ वर्कर कितने चाहिए और हर वर्कर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, राइट। फिर ड्राइवर टाइप की मास्टर कंप्यूटर कैसा होना चाहिए। तो अगर आप वर्कर नोड्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो ड्राइवर थोड़ा बेटर लीजिएगा। अगर वर्कर नोड्स कम हैं तो आप सेम एज वर्कर भी कर सकते हैं। जैसे अगर 5 आपके वर्कर टाइप्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन इनकी अच्छी है और नंबर ऑफ़ नोड्स कम है, राइट, तो आप सेम एज वर्कर भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, राइट। सो फिलहाल अगर मुझे 2 नोड का क्लस्टर बनाना है, 16 GB मेमोरी का बनाना है और 10, तो मैंने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे आता है टर्मिनेट आफ्टर 120 मिनट ऑफ इनएक्टिविटी। तो ये वही है जो मैंने कम्युनिटी एडिशन में आपको बताया था कि 1 घंटे तक आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर क्लस्टर आपका आइडल रहा तो अपने आप बंद हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी देर क्लस्टर रन कर रहा होता है उतनी देर उसकी बिलिंग कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही होती है। और अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हो क्लस्टर पे तो उसको बंद कर देना ही सबसे सबसे बेनिफिशियल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट रन हो रही होती है और आप स्क्रिप्ट को जॉब्स में लगा के छोड़ देते हो, आपको पता नहीं रहता है। तो स्क्रिप्ट रन होने के बाद अगर स्टिल क्लस्टर 1 घंटे तक 2 घंटे तक अगर एक्टिव है तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाए, इसके लिए हम लोग टर्मिनेट आफ्टर 120 मिनट ऑफ इनएक्टिविटी लगा देते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कन्फिगर भी कर सकते हो। जैसे आप 30 मिनट्स कर सकते हो, आइडियली 60 मिनट इज़ गुड, राइट। इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। फिर आता है इनेबल ऑटो स्केलिंग। इनेबल ऑटो स्केलिंग को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं, मिनिमम वर्कर और मैक्सिमम वर्कर। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये एक ऑप्शन आ जाता है। इनेबल ऑटो स्केलिंग का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे दे दिया मुझे 10 मिनिमम वर्कर चाहिए, 100 मैक्सिमम वर्कर चाहिए। तो मान लेते हैं आपका कोई एक टास्क है जिसमें आप चाहते हो कि अगर मैं टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ और बहुत सारा डेटा सडनली आ गया या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, तो अपने आप आपका जो क्लस्टर है वो ऑटो स्केल होके मैक्सिमम 100 कंप्यूटर्स तक चला जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि सडनली फिर जो नेक्स्ट डेटा आया वो बहुत कम है, उसकी क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो आप 100 कंप्यूटर्स को रन करेंगे तो बिलिंग 100 कंप्यूटर के अकॉर्डिंग होगी। तो वहाँ पे 100 कंप्यूटर की हो सकता है आपको ज़रूरत भी ना हो, तो आप 10 कंप्यूटर्स पे स्विच कर लोगे और ये स्विच अपने आप हो जाएगा, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि 100 से सीधा 10 स्विच हो जाएगा। आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम को लगेगा, ऑटो स्केलिंग फीचर को ऐसा लगेगा कि आपको 20 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है तो वो 10 से लेकर 100 के बीच में किसी भी क्लस्टर साइज़ पे, मतलब क्लस्टर के नोड नंबर ऑफ़ नोड्स पे आपको स्विच कर देगा। और ये ऑटो स्केल अप या स्केल डाउन होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी कॉस्ट बचती है, राइट। तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये इनेबल ऑटो स्केलिंग का मतलब है मिनिमम 10 जाएगा, मैक्सिमम 100 जाएगा। मतलब 100 से मैक्सिमम कंप्यूटर नहीं हो सकते चाहे जितना वर्कलोड हो, और मिनिमम 10 से कम नहीं हो सकते चाहे जितना कम वर्कलोड हो आपके पास। तो इसके बाद आप क्या करते हो, अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि एक मास्टर उसके 2 स्लेव का मुझे नोड बनाना है, तो मैंने क्रिएट कंप्यूट कर दिया और ये रेडी होना स्टार्ट हो गया। अगेन जैसे हम लोग ने पहले वहाँ पे क्लस्टर सेटअप किया था, 5 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा, विद इन 5 मिनट्स। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपका मल्टी नोड क्लस्टर रेडी। ओके, सो अब हमारा क्लस्टर इस तरह से रेडी है एंड दैट्स इट। ओके एवरीवन, सो आज डेटाब्रिक्स सेटअप में इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।